Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. Are you? So let's start our today's topic. Our today's topic is crop production and management for class 8th. तो आज हम बात करेंगे फॉर क्लास 8 कि क्रॉप को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है और उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। आज हम इस बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ह्यूमन जो है अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करता है। ह्यूमन अपने फूड के लिए मेनली प्लांट्स पर डिपेंड होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस ये माना जाता है कि अर्ली मैन जो है वो फ्लैश ईटर हुआ करता था और वो एनिमल फ्लैश पर डिपेंड था अपने फूड के लिए। तो वो हंटिंग के लिए जाता था और जो है फूड जो उसको प्रोवाइड होता था हंटिंग के बाद अपनी और अपनी फैमिली के लिए। लेकिन जब हार्ड वेदर कंडीशन होती थी तो फिर क्या होता था कि वो हंटिंग के लिए नहीं जा पाता था, तो फिर उसके फैमिली को या उसको या तो स्टेल फूड पर डिपेंड रहना पड़ता था, यानी बासी खाना खाना पड़ता था, या फिर जो है उनको विदाउट फूड रहना पड़ता था उस दिन। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैन ने जो है वो प्लांट पर डिपेंड होना शुरू हुआ अपने फूड के लिए। जब वो प्लांट पर डिपेंड हुआ तो उसने कुछ पहले फ्रूट और सीड्स को खाना शुरू किया। उसके बाद जब उसको फ्रूट और सीड्स से अपना फूड मिलने लगा तो उसने हार्श वेदर कंडीशन में इसके लिए उपाय सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा अपने एरिया में इसको प्लांटेशन करना शुरू किया उसने। फिर धीरे धीरे एक प्रॉपर तरीके से उसने जो है फार्मिंग की शुरुआत की। तो कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फार्मिंग। तो किसी भी प्लांट का कल्टीवेशन करना यानी उसको उगाना वो कहलाता है फार्मिंग। तो जब उसने धीरे धीरे फार्मिंग की शुरुआत की, फिर उसने देखा कि लार्ज पॉपुलेशन के लिए फिर धीरे धीरे जो है मैनेजमेंट बनाया और सही तरीके से जो है फार्मिंग शुरू की और उसका प्रोड्यूस जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। तो एक तरीके से सही तरीके से ये अर्ली जो है वो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर जो है उसको हिंदी में बोलते हैं खेती करना या कृषि। तो एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसमें एगर और कल्चरा ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एगर मीन्स होता है फील्ड और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन, यानी कि फील्ड में किसी क्रॉप का कल्टीवेशन करना, उसको उगाना। तो ये कह जाएगा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है वो उस वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे क्रॉप की। क्रॉप क्या होता है? तो क्रॉप इज द कल्टीवेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इन अ फील्ड टू गेट प्रोड्यूस। तो इस चीज को बोलते हैं क्रॉप। यानी क्रॉप जो होता है वो सेम काइंड के प्लांट्स को एक लार्ज स्केल में किसी फील्ड में एक साथ कल्टीवेट करना यानी उगाना। तो उस प्लांट को क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि व्हीट है, माइज है, राइस है, आपने देखे भी होंगे फील्ड्स में एक साथ इनके कई सारे पौधे बड़े एरिया में लगे होते हैं। तो ये इसीलिए तो इस कंडीशन में इनको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि क्रॉप जो है वो 4 टाइप में जो है डिवाइड की गई कि 4 टाइप की मेन क्रॉप्स जो है वो होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं देखेंगे हम। तो सबसे पहले ग्रेन, पल्सेस, ऑयल यील्डिंग एंड हॉर्टिकल्चर। अब इनका मतलब सबका हम समझते चलेंगे एक बार में। ग्रेन से आप मतलब समझते हैं ना अनाज, जो भी अनाज देने वाली क्रॉप्स हैं वो सारी ग्रेन की कैटेगरी में आती हैं। जैसे राइस, माइज, बार्ली, मिलेट, ये सारी आएंगी अनाज में। और पल्सेस में जो है सभी प्रकार की दाल, पीस, ग्राम, इस तरह की क्रॉप्स और बीन्स, ये सारी आती है पल्सेस में। पल्सेस मेनली प्रोटीन सोर्स होते हैं हमारे लिए, और सीरियल्स जो है यानी अनाज जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं। ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में आप समझते ही हैं जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, इस तरह के जो ऑयल जिनसे मिलता है हमें वो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स कहलाते हैं या क्रॉप्स कहलाते हैं। हॉर्टिकल्चर में जितने भी वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लोरल प्लांट होते हैं। फ्लोरल प्लांट यानी
फ्लावर गिविंग प्लांट्स, ये सारे हॉर्टिकल्चर में आते हैं। और हॉर्टिकल्चर में बिवरेजेस भी आते हैं। बिवरेजेस मतलब जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी, ये भी जो है हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो इस तरह से क्रॉप जो है मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। अब हम जो इंडिया है उसमें प्लेस टू प्लेस सीजन चेंज होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है, वेदर चेंज होता है, सॉइल चेंज होती है, रेन का अमाउंट चेंज होता है। तो इंडिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो इसमें जितने भी और ये जो जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो सारी हर्ब्स होती हैं, हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं ये। तो इनका भी एक सीजन होता है, हर क्रॉप का अलग अलग सीजन होता है, उनका अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन उसको रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि आपने देखा है कि यूपी, एमपी, हरियाणा जो है वो कौन सी क्रॉप ज़्यादा होती है, वीट ज़्यादा होता है। और राजस्थान और गुजरात उस साइड में आपने देखा होगा उधर मिलेट ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये अलग अलग जो है रीजन डिवाइड हैं इन सब के लिए। तो मेनली जो क्रॉप है वो वेदर के हिसाब से उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो वेदर के अकॉर्डिंग जो है क्रॉप्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ बात कर देते हैं। तो फर्स्ट तो है खरीफ क्रॉप, और सेकेंड होता है आपका रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो है वो कहलाती है रेनी सीजन क्रॉप, रेनी सीजन क्रॉप। और ये रबी क्रॉप जो है वो कहलाती है विंटर क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स में जो है रेनी सीजन क्रॉप्स, या फिर इसको समर सीजन क्रॉप भी कहते हैं कहीं कहीं। तो इसमें जो है इनमें जो सोन ऑफ सीड होता है वो जून जुलाई में आपका रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो जो सोन ऑफ सीड होता है यानी सीड को बोने का काम किया जाता है जून से लेकर जुलाई तक इस सीजन में। और इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी? हार्वेस्टिंग इसकी होती है सितंबर और अर्ली अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग आपको करने को मिलेगी। तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं आपकी? तो इसमें क्रॉप में आपके आएंगे राइस, माइस, ज्वार, बाजरा, इस तरह की ये क्रॉप्स आती हैं। और कुछ वेजिटेबल्स में अगर देखें तो इसमें आपका ये कुकुम्बर है, कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी होंगे, ये कुकुम्बर है, पंपकिन है, बिटर गॉड, बॉटल गॉड, ये सारे आते हैं आपके खरीफ क्रॉप में। अब इधर बात करेंगे हम रबी क्रॉप की। रबी क्रॉप्स जो है वो विंटर क्रॉप्स कहलाती है। तो इनकी जो है वो सोइंग ऑफ सीड कब होती है? ये सोन की जाती हैं आपकी अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर या नवंबर में इसका बीज डाला जाएगा लैंड में। और इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी? हार्वेस्टिंग इसकी आपकी होगी अप्रैल या मई में, अप्रैल और मई में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो इसमें जो है वो कौन कौन सी क्रॉप्स आएंगी? इसमें ओट्स, व्हीट, मस्टर्ड रबी क्रॉप में, इस तरह की क्रॉप्स जो है रबी क्रॉप में आती हैं। और इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्पाइनेक, पी, कैरेट, रेडिश, ये सारी जो है वेजिटेबल्स ये सब आती हैं रबी क्रॉप में। तो क्रॉप के बारे में आपने इतना जाना। तो अभी क्या देखते हैं कि कभी कभी फील्ड के साथ साथ क्या होता है, फार्मर्स जो है साथ में कुछ एनिमल्स को भी फील्ड पर रियरिंग करते हैं उनकी। तो जो एनिमल्स फील्ड पर जिनकी रियरिंग की जाती है उन्हें बोला जाता है लाइव स्टॉक्स। क्योंकि एग्रीकल्चर में ह्यूमन को जो है वो एनिमल्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि बोलो काउ, शीप, गॉट, ये सारे जो हैं वो लाइव स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो फार्मिंग जो है वो सिर्फ क्रॉप का कल्टीवेशन करना ही नहीं होता है, जो रियरिंग ऑफ एनिमल्स जो होती है जिनसे हमें फूड ऑब्टेन होता है, इस तरह के एनिमल्स की रियरिंग भी फार्मिंग में ही इंक्लूड की जाती है। तो लाइव स्टॉक अभी मैंने बताया ना कि फार्म पर जितने भी एनिमल्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो सारे कहलाते हैं लाइव स्टॉक्स। या फिर कभी आपने देखा होगा कि एक ही फार्म पर यानी एक ही लैंड पीस पर फार्मिंग जो है वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप भी हो रहा है और साथ में उसी लैंड पर साइड से आपका एनिमल फार्मिंग भी चल रहा है। तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोला जाता है, कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। इतना समझने के बाद अब हम बात करेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की।
क्रॉप प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर कहलाता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो भी काम करना होता है या जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं इसके लिए, वो बेसिकली कहलाती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एक लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर किया जाता है हमारे कंट्री में। तो पहले क्या था कि 50-100 साल पहले तक लगभग जो इंडियंस थे वो किस पर, मानसून पर या रेनी सीजन पर डिपेंड होते थे अपने एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, अब बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे कि वो अब एग्रीकल्चर के लिए, अपना इरिगेशन के लिए, अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन पर डिपेंड नहीं है। तो अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस की बात करेंगे फॉर एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को बेसिकली कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम पहले उन सभी पॉइंट्स के नाम देखेंगे और फिर उसके बाद एक के बाद एक उसके बारे में बात करते चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ सीड। थर्ड, sowing of seed. Fourth, improving fertility of soil. Fifth, irrigation. Sixth, weeding. Seventh, protection of crop. Eighth, harvesting of crop. And ninth, storage या storing of produce. तो जब भी हम एग्रीकल्चर करेंगे या कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप करेंगे तो हमें ये सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जाएगी, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सीड किया जाएगा, यानी कौन सा सीड आपको सोन करना है, बोना है, उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का सीड आप डालेंगे तभी वो यील्ड मिलेगा आपको क्रॉप का। थर्ड है हमारा सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड यानी सीड को किस तरह से सोन करना है, आपको बोना है। फोर्थ है इम्प्रूविंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाना है। फिफ्थ, इरिगेशन यानी कि सिंचाई कैसे करनी है, पानी कैसे पहुंचाना है आपको अपनी क्रॉप तक। वीडिंग मतलब होता है कि वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड जो हर्ब्स उगाती हैं आपकी क्रॉप के साथ, तो वो कहलाती है वीड्स। तो उसको वीडिंग मतलब उसको हटाना। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप यानी जो अब आपकी क्रॉप अगर बढ़कर तैयार हो गई है तो उसको आपको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, आप ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते उसके लिए। तो उसका प्रोटेक्शन किस तरह करना है आपको, ये भी आपको प्रैक्टिस पता होना चाहिए कि कैसे करना है। हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग ऑफ क्रॉप, जब राइप हो जाएगी आपकी क्रॉप, पककर तैयार हो जाएगी तो उसको किस तरह से हार्वेस्ट करना है यानी कटिंग करनी है। और नाइन्थ लास्ट, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रोड्यूस आपको मिला है, बनकर तैयार फसल मिली है, उसको अगर आप सही तरह से स्टोर नहीं करेंगे तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस। तो अब इन सब पॉइंट्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, तो बाकी सबको मैं यहाँ इरेज करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो थोड़ा बहुत आप सब जो है एग्रीकल्चर के बारे में जानते ही होंगे कि किस तरह से जो है वो किसान मेहनत करता है खेतों में और अपनी फसल उगाता है। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, अभी यहाँ पर आप जान जाएंगे। और अगर आप का बैकग्राउंड किसी विलेज से है, यानी आप किसी विलेज से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ जानते होंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में हम यही बात करने वाले हैं कि अपने फील्ड की सॉइल को किस तरह तैयार करना है हमें किसी भी तरह की वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए, यानी किसी भी तरह की क्रॉप का कल्टीवेशन करने के लिए किस तरह से अपनी सॉइल को हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए मैन्योर तैयार की जाती है। मैन्योर जो होती है वो कंपोस्ट होती है, ये खाद जो कि ऑर्गेनिक मैटर से ही बनाई जाती है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। तो वो जो है अपने ही फील्ड में फार्मर्स जो हैं वो साइड में एक पिट बनाते हैं और उसमें जितना भी उनका फार्म का वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि पत्ते, सूखे पत्ते, टहनियाँ वगैरह, ये सब उसमें डालते हैं। और जितना भी उनके घर का ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे अगर वो एनिमल फार्मिंग कर रहे हैं तो काऊ डंग वगैरह, काऊ का यूरिन और ये सब उसमें डालेंगे। और घर का जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा यानी कि वेजिटेबल और फ्रूट्स पील्स, बचा हुआ जितना भी फूड आइटम्स होगा वो सारा उसमें डालते हैं। उसके ऊपर फिर एक लेयर लगाते हैं
सॉइल की। तो इस तरह से वो कुछ समय बाद उनका मैन्योर बन के तैयार हो जाता है, वहाँ डिकेइंग होता रहता है और इस तरह से मैन्योर तैयार होता है। तो वो जो मैन्योर बन के तैयार हुआ है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने फील्ड को साफ करते हैं। साफ करने का मतलब है अगर वहाँ पर कोई गंदगी पड़ी हुई है तो उसको सबको हटा के, और अगर अनवांटेड क्रॉप्स वहाँ पर उगी हैं, कुछ हर्ब्स उगाते हैं, ऐसे जमीन पड़ी रहती है खाली, तो उन सबको वहाँ से हटाएंगे, साफ करेंगे अपने पूरा फील्ड को। उसके बाद सबसे पहला काम करना होता है जो वहाँ पर उस जो फील्ड उन्होंने साफ कर लिया, उस फील्ड पर वो जो उनके पास मैन्योर तैयार पड़ा हुआ है उसको पूरे में स्प्रेड करेंगे वो। और उसके बाद वो शुरू करते हैं प्लोइंग की प्रोसेस। प्लोइंग आप लोग जानते हैं ना, प्लो को हिंदी में बोलते हैं हल। तो हल चलाना अपने खेतों में, यानी हल चलाने से मतलब है प्लोइंग करना, यहाँ पर इंग्लिश में बोलेंगे उसको प्लोइंग। तो प्लोइंग करने के लिए दो तरह के जो है वो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। एक तो प्लो तो जो है एक सिंगल सा आपने देखा ही होगा कि इस तरह का कुछ होता है, उसमें ऊपर ये यहाँ लोहे का बना हुआ और यहाँ पर जो है वो एक आपका वुडन स्टॉक लगा होता है। तो इस तरह से ये जो है प्लो होता है। तो ये जो है हाथ से या बैल की हेल्प से, ब्लोक की हेल्प से उसमें ब्लोक के साथ फिट करके और अपने खेत में करते हैं। अगर किसी का जो है फील्ड बहुत बड़ा है तो वो हाथ से या ब्लोक से करेंगे तो उनको बहुत टाइम लगता है। तो अब ये जो है ट्रैक्टर से जो है प्लोइंग करना शुरू कर दिया है बड़े बड़े फील्ड्स में फार्मर्स ने। तो वो ट्रैक्टर की हेल्प से या फिर ये प्लो की हेल्प से, हाथ अगर किसी का छोटा फील्ड है तो वो बुलक की हेल्प से यहाँ पर अपने फील्ड में प्लोइंग करते हैं। तो प्लोइंग क्यों करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो फील्ड है उसमें अगर पहले कोई क्रॉप उग चुकी है तो उसकी जो सॉइल होती है उसमें लैक ऑफ मिनरल्स हो जाते हैं, यानी कि मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो प्लोइंग करने से क्या होता है, जो सॉइल है वो टर्न हो जाती है, यानी कि जो अपर सरफेस है वो अंदर चली जाएगी और जो इनर सरफेस है कुछ सेंटीमीटर्स तक नीचे की वो ऊपर आ जाती है प्लोइंग करने से। तो जिससे क्या होता है कि इस प्रोसेस को टिलिंग भी बोला जाता है, यानी सरफेस जो है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे सॉइल की, तो नीचे साइड जो है वो मिनरल्स थोड़ा ज्यादा होते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं। तो थोड़ा सा एनरिचमेंट भी हो जाता है मिनरल का, और जो है सॉइल वो है वो लूज भी हो जाती है बिफोर सोइंग द सीड। तो सॉइल का लूज होना बहुत जरूरी है, और मैन्योर उसमें मिला दिया है तो सॉइल जो है वो थोड़ी मॉइस्ट भी हो जाती है। तो ये सब काम हो जाते हैं प्लोइंग करने से। और क्या होता है, जो निचली सतह में अगर कोई हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं या वर्म्स हैं, ये सारे भी प्लोइंग करने से ऊपर आ जाते हैं, जिनको कि बर्ड्स और क्रो के द्वारा पिक कर लिया जाता है। वो लोग क्योंकि खाते हैं ना, कीड़े मकोड़े खाते हैं ये लोग, तो इस तरह से जो है वो एक जो है बेस तैयार कर लिया, हमने अपनी जमीन तैयार कर ली प्लोइंग करके। प्लोइंग जो है उस अभी मैंने ये बताया ना 3-4 जो आपको बातें बताई, प्लोइंग इसलिए हमारी जमीन के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर लूजन द सॉइल एंड फॉर टिलिंग करना बहुत ज़रूरी है, यानी नीचे की मिट्टी को ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मिनरल्स जो है, नीचे की मिट्टी थोड़ी मिनरल रिच होती है वो ऊपर आ जाती है। और प्लोइंग करने से जो आपकी सॉइल की है वो वाटर एब्जॉर्बिंग पावर भी एनरिच हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सब काम जो है प्लोइंग करने से होते हैं। तो जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, या जो भी टूल्स यूज़ करते हैं, तो उनमें से आपका हो गया, हाउल हो गया। हो मीन्स होता है आपका कुदाल, और हाउल मीन्स होता है करनी। कुदाल और कुदाल समझते हैं, फावड़ा, वो इस तरह का नीचे कुछ ब्लेड सा लगा होता है, और फिर यहाँ से जो है वो वही लकड़ी का स्टॉक लगा होता है, ये कुदाल होता है। ऐसी करनी, वही जो राज मजदूर भी मैशन भी यूज करते हैं, करनी कुछ इस तरह से होती है। पिक्चर सही से मुझे बनाने नहीं आ रहे। तो ये सब जो है फार्मिंग के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स होते हैं। या सिकल है आपका, या साइड है। सिकल इस तरह का होता है कुछ, ये सा सेमी सर्कल जैसा, ये या फिर इसको मून शेप भी, हाफ मून शेप भी कह सकते हैं। ये सिकल, ये हार्वेस्टिंग में यूज होता है। और साइड सिकल की टाइप का ही होता है। साइड कुछ इस तरह का होता है साइड में, और फिर इधर ऐसे करके स्टॉक लगा होता है। ये वुडन स्टॉक होते हैं, यहाँ पर ये सारे वुडन स्टॉक लगे होंगे इनमें, और ये जो है वो आयरन के बने होते हैं, यानी लोहे के बने हुए इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये जितने भी टूल्स यूज होते हैं उनको कल्टीवेटर्स बोला जाता है कलेक्टिवली। तो कल्टीवेटर्स जो आजकल तो ट्रैक्टर यूज होने लगा है, तो ट्रैक्टर के साथ जो है वो आपका प्लोइंग भी हो जाता है, सोइंग ऑफ सीड भी हो जाता है। तो ये ट्रैक्टर से बहुत जल्दी, इससे क्या है, काम भी जल्दी होता है, और बड़े स्केल पर अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता है फार्मिंग करना। तो ये सब जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपका हो गया। और सेकेंड नंबर पर प्लोइंग
करने के बाद क्या होता है, फिर लेवलिंग करना जरूरी होता है सॉइल की, क्योंकि प्लोइंग करने से क्या होता है, कहीं ऊंची कहीं नीची इस तरह से हो जाती है आपकी सॉइल, या एक लेवल नहीं है आपके फील्ड का, तो लेवलिंग करना बहुत जरूरी है। लेवलिंग करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप इरिगेशन करेंगे तो फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा आपके ग्राउंड में या आपके फील्ड में, क्योंकि आपने अगर लेवल ऊंचा नीचा है ना अगर ग्राउंड का, तो कहीं पर तो जो फ्लडिंग हो जाएगी वाटर की, और कहीं जो जहाँ हायर लेवल है थोड़ा सा भी, तो वहां पर पानी पहुंचेगा नहीं। तो जब इरिगेशन करेंगे हम तो उसके लिए हमें लेवल करना बहुत जरूरी है। तो लेवल करने के लिए जो है वो वुडन प्लैंक का यूज किया जाता है। वुडन प्लैंक को पीछे या तो वो ट्रैक्टर में ही लगा देंगे, या फिर अगर कोई ब्लॉक की हेल्प से प्लोइंग करता है तो वो वुडन प्लैंक लगा लेते हैं ब्लॉक के पीछे, और फिर वो पूरे फील्ड की लेवलिंग कर देते हैं। तो इस तरह से लेवलिंग की जाती है फील्ड की। तो इतना जो है काम किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, कि पहले उसको प्लोइंग किया और फिर लेवलिंग ऑफ द फील्ड किया। तो इतना काम करने के बाद अब सेकेंड नंबर पर हमारा काम है सिलेक्शन ऑफ सीड का। तो सिलेक्शन ऑफ सीड में 4 पॉइंट्स ऐसे मैं बताऊंगी आपको जो कि ध्यान में रखने के होते हैं किसी भी सीड को सिलेक्ट करने के लिए। अब सेकेंड पॉइंट हमारा सिलेक्शन ऑफ सीड। तो सीड जो है वो हमें गुड क्वालिटी का लेना है। तो उसके लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है कि सीड शुड बी क्लीन। क्लीन का मतलब है नॉट मिक्स्ड विद वीड सीड्स। वीड सीड्स मतलब जो वीड अभी मैंने बताया ना, अनवांटेड हर्ब्स। तो अगर अनवांटेड हर्ब्स के सीड मिले होंगे आपके सीड्स में, तो जब आप सोन करेंगे और जब प्लांट्स निकल कर आएंगे आफ्टर स्प्राउटिंग, तो क्या होगा, उसके साथ वीड्स निकल आएंगे, और वीड्स निकल आएंगे अगर मेन क्रॉप के साथ, तो वहां पर क्रॉप को वो कॉम्पिटिट करेंगी हर चीज के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए। तो इसलिए वीड्स के सीड जो है वो नहीं मिलने चाहिए सीड में। तो सबसे पहली बात, सीड होना चाहिए आपका क्लीन। नंबर 2, सीड शुड बी गुड ऑफ क्वालिटी का मतलब है ड्राई, हेल्दी एंड सॉलिड होना चाहिए। सीड कैसा होना चाहिए, ड्राई, हेल्दी एंड सॉलिड। सॉलिड से मतलब है कि जो सीड है वो, कभी आपने देखा होगा गेहूं वगैरह आप अगर लेने जा रहे हैं, माइज है, व्हीट है, राइस है, तो कभी भी आप देखिए जो गुड क्वालिटी का सीड होता है वो हैवी होता है। तो आप अगर एक मुट्ठी 2 क्वालिटी की अगर आप गेहूं देख रहे हैं, तो अगर जिस क्वालिटी का सीड हल्का है एक मुट्ठी लेने में, तो वो जो है क्वालिटी कम अच्छी मानी जाती है। और जो भारी सीड होगा, यानी वजन होना चाहिए सीड में, तो वो कहने मतलब सॉलिड सीड होना चाहिए। हेल्दी मतलब सीड देखने में एकदम स्वस्थ सुंदर होना चाहिए। ड्राई यानी सूखा होना चाहिए, मॉइस्चर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर पर सीड जो है आपका फ्री फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन, फ्री फ्रॉम फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल बैक्टीरिया या किसी भी डिजीज से फ्री होना चाहिए। और फोर्थ नंबर पर आपका सीड जो है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। गुड क्वालिटी से मतलब यहाँ पर या तो आप हाइब्रिड सीड लेंगे या फिर आप लेंगे जीएम सीड्स। जीएम सीड्स मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। अब दोनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हाइब्रिड सीड क्या होता है और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स क्या होते हैं। तो क्या होता है कि हाइब्रिड सीड, सबसे पहले हाइब्रिड सीड समझते हैं कि सेम एक ही क्रॉप की कई स्पीशीज होती हैं। तो सेम क्रॉप की जब डिफरेंट स्पीशीज होती है तो उनमें कुछ गुड क्वालिटीज होंगी अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज में। मान लीजिए एक स्पीशीज का सीड जो है वो हेल्दी है, यानी कि सॉलिड और हेल्दी अच्छा है, और सेकेंड टाइप की जो सीड स्पीशीज है उसका सीड जो है वो टेस्ट में अच्छा है। तो क्या करते हैं, उनको ब्रीडिंग प्रोसेस से उनके जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनको गैदर कर लिया जाता है, एक ही क्रॉप एक ही सीड में ले आते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, दोनों टाइप की जो सीड्स हैं उनको एक साथ उगाकर और फिर उनके बीच में क्या कराया जाएगा, ब्रीडिंग करा दी जाती है, जिससे कि जो दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर हैं वो एक ही प्लांट में आ जाते हैं और उनसे जो सीड तैयार होता है तो वो कहलाते हैं हाइब्रिड सीड्स। जीएम सीड्स जो होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, इनको जो है वो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट तैयार करते हैं जीन इंजीनियरिंग प्रोसेस के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि जो गुड कैरेक्टर
की जीन्स होती हैं कि एक ही अलग अलग स्पीशीज की क्रॉप की, एक ही क्रॉप की अलग अलग स्पीशीज में जो गुड कैरेक्टर्स हैं उनकी जीन को कंबाइन कर लिया जाता है, और जो बैड कैरेक्टरिस्टिक्स की जीन है उनको सप्रेस कर दिया जाता है। सप्रेस यानी कि उनको दबा दिया जाता है, और जो गुड कैरेक्टर की जीन है उनको जो है वो और एनहेंस कर दिया जाता है, उनको सब एक साथ लाके। तो इस तरह से सीड्स तैयार किए जाते हैं जो रिसर्च सेंटर्स में, वो कहलाते हैं जीएम सीड्स। तो इसलिए हमें अपनी क्रॉप के लिए हाइब्रिड और जीएम सीड्स भी, अब जो भारत सरकार भी कहती है ना, सरकार जो है जगह जगह एग्रीकल्चर के लिए सीड प्रोवाइड करते हैं, वो अपने रिसर्च सेंटर से निकले हुए सीड्स जो कि गुड ईल्ड देंगे। तो वो किसानों से इसीलिए बोलते हैं सरकार की जो बीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप उन्हें जो है अपने खेतों में डालिए, जिससे कि आपको गुड ईल्ड मिलेगा, यानी अच्छी फसल मिलेगी, उससे अच्छा प्रोड्यूस मिलकर तैयार होगा। तो ये जो है सिलेक्शन ऑफ सीड के कुछ पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोइंग ऑफ सीड। अभी हमने सीड का सिलेक्शन कर लिया है, अब हमें क्या करना है, अपनी फील्ड में, फील्ड भी हमारा तैयार है, सीड भी सिलेक्ट हो गया है, तैयार हो गया है, तो अब क्या करना है हमें, थर्ड पॉइंट सोइंग ऑफ सीड। सीड को बोना है अपनी जमीन में। सोइंग ऑफ सीड। तो सोइंग ऑफ सीड के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें सीड को सिलेक्ट करके उसको किसी पेस्टिसाइड के साथ ट्रीट कर देना है। पेस्टिसाइड के साथ ट्रीट करने का कारण ये रहता है कि जब भी हम अपने सीड को पेस्टिसाइड के साथ ट्रीट करके ही उसको सोइंग करेंगे, क्योंकि उससे दो फायदे रहते हैं। एक तो आपका सीड जो है सोइंग होने के कुछ टाइम लेता है, जर्मिनेट होने में 2-3 दिन का टाइम लगता है। जब वो जर्मिनेट होना शुरू करता है, स्पाउटिंग उसमें होती है, और फिर जो है छोटे से प्लांट निकलते हैं जिनको बोलते हैं सैपलिंग्स, या 2-4 पत्ती के साथ जो छोटे छोटे से प्लांट बन के तैयार होते हैं जर्मिनेशन के बाद तुरंत, उनको बोला जाता है सैपलिंग्स। तो जब तक सैपलिंग्स बन के तैयार नहीं हो जाते तब तक आपके सीड को आपको जो है वो सेफ भी रखना है। तो उसके लिए आप अगर पेस्टिसाइड से उसको ट्रीट कर देंगे तो क्या होगा कि एक तो बर्ड्स जो है उसको पिक करके नहीं ले जाएंगे। दूसरी बात क्या होगा, जब वो जो सैपलिंग्स निकलने शुरू होंगे तो कोई भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगा आपको अपनी क्रॉप के साथ। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी सीड को किसी पेस्टिसाइड के साथ ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो पेस्टिसाइड है वो एक कॉमन पेस्टिसाइड होता है एग्रोसन नाम का, उसके साथ आप ट्रीट कर सकते हैं। एग्रोसन नाम का पेस्टिसाइड होता है जिसके साथ हम ट्रीट कर सकते हैं अपने सीड्स को बिफोर सोइंग द सीड। ठीक है, तो अब हमने जब सीड को ट्रीट कर लिया है एग्रोसन के साथ, तो अब हमें दूसरा काम क्या करना है, सोइंग ऑफ सीड करना है। तो सोइंग ऑफ सीड के लिए दो जो है वो मेन प्रोसेस रहती हैं। तो पहली प्रोसेस जो है वो है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग, और दूसरी जो होती है वो ट्रेडिशनल मेथड होता है, वो सीड ड्रिल का यूज ऑफ सीड ड्रिल। तो पहले हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है। ब्रॉडकास्टिंग जो है इसको हिंदी में इसका सही शब्द होता है प्रसारण, यानी कि किसी चीज का प्रसार करना, यानी उसको फैलाना। तो ब्रॉडकास्टिंग बस यही सिंपल सा काम है कि मैन्युअली, यानी कि ह्यूमन अपने हाथों से जो है मैन्युअली जो है स्प्रेड कर दिए जाते हैं सीड्स को फील्ड में। तो क्या होता है कि ब्रॉडकास्टिंग में जब आपने मैन्युअली स्प्रेड कर दिया तो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम सीड्स जो है स्प्रेड हो सकते हैं। तो जो इस तरह से जो आपके सैपलिंग्स जब निकलना शुरू होते हैं तो वो मे बी इन क्लस्टर्स हो सकते हैं, क्लस्टर यानी गुच्छे में, यानी कहीं पर एक साथ बहुत सारे सैपलिंग्स का निकलना, तो इस तरह से निकल सकते हैं। तो ये जो फील्ड के लिए बहुत अच्छी टेक्निक नहीं है एक तरीके से, लेकिन ये जो है वो जो प्लांट तैयार किए जाते हैं नर्सरी में, फ्लावरिंग प्लांट, उनके लिए ये टेक्निक ठीक है, क्योंकि वहाँ क्लस्टर में अच्छे से वो छोटे छोटे से सैपलिंग्स निकल के तैयार करते हैं, तो उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं पहले से तैयार किसी बेड पर। बेड से मतलब है यानी पहले से जो प्रिपेयर करके रखा हुआ है ज़मीन जहाँ पर हमने उनकी, तो उनको प्री प्रिपेयर्ड बेड जो है वो तैयार मिलता है, वहाँ पर मैन्योर की हुई सॉइल होती है उसमें सब कुछ, वो सैपलिंग्स को वहाँ से निकाल कर रूट के साथ उनकी और दूसरे अच्छी जगह पर जो उनके लिए पहले से बेड तैयार किया गया वहाँ पर उनको जो है ऐसे लाइन से लगा दिए जाते हैं, जिससे कि एक तरीके से सही से लग जाते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो है वो फील्ड में इतना अच्छा वर्क नहीं करता है, तो इसके लिए एक ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा है पहले से, यूज ऑफ सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल क्या होता है, सीड ड्रिल में क्या होता है कि फनल लगा होता है और फनल के साथ एक हॉलो पाइप जुड़ा होता है यहाँ से इस तरह से,
होलो पाइप या होलो स्टेम बोल सकते हैं आप उसको। और ये जो है प्रोसेस पूरी ये कहलाती है सीड ड्रिल। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर इससे फनल से सीड्स को डाला जाता है और ये होलो पाइप से होते हुए नीचे मिट्टी में जाते हैं। तो फार्मर इसमें से डालते हैं, मिट्टी में जाते हैं और इस पूरी ड्रिल को जो है वो अटैच कर दिया जाता है ब्लॉक्स के साथ। जैसे कि प्लो को अटैच करते हैं ना ब्लॉक के साथ जब खेतों में प्लोइंग करनी होती है, इसी तरह से जब सीड्स को सो करना होता है यानी बोना होता है, तो सीड ड्रिल को भी अटैच कर दिया जाता है ब्लॉक्स के साथ। तो जैसे ही ब्लॉक आगे बढ़ता जाता है और ये सीड्स जो हैं वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर जो है वो सीड्स पड़ते जाते हैं और कुछ मात्रा में, यानी कि और एक लाइन से जब किसी रॉ में इनका जो है वो सोन हो जाती है। तो सीड्स जो है अच्छी तरह से सीड ड्रिल से जो है आपके फील्ड में बोए जा सकते हैं। तो इसमें यही तरीका रहता है। अब ये जो है सीड ड्रिल्स जो है वो ट्रैक्टर्स के साथ भी अटैच हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि लार्ज स्केल पर जल्दी से जो है वो सोइंग ऑफ सीड हो जाती है वहाँ पर। तो इस तरह से ये मेथड यूज किया जाता है। तो इसमें जो है जब भी हम सोइंग ऑफ सीड करते हैं तो दो बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट एंड एयरी होनी चाहिए जब भी आप उसमें सीड को डाल रहे हैं, यानी सोइंग कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो आपने सीड की सोइंग की है वो सीड जो है वो सॉइल में दब जाना चाहिए, यानी कि कुछ थोड़ी सी डेप्थ तक चले जाना चाहिए। तो वो सीड ड्रिल से बहुत अच्छी तरह से होता है कि सीड ड्रिल से थोड़ी सी डेप्थ तक जाके वहां पर सोइंग हो जाती है उनकी। तो वो है मिट्टी के नीचे जो है दब जाने चाहिए आपके बीज। तो उससे क्या होगा कि एक तो वो पिकिंग नहीं हो पाएगी, बर्ड्स उसको पिक नहीं कर पाएंगे और वो उनको अच्छे से जर्मिनेट हो पाएंगे। जब वो थोड़ा सा मिट्टी के नीचे दबेंगे तो उनको मॉइस्चर, एयर और हल्का सा सनलाइट से जो है वो उनको थोड़ी वार्मथ मिलेगी, तो वो अच्छे से जर्मिनेट होकर फिर वो सैपलिंग्स बनाएंगे। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है हमें कि सॉइल शुड बी एयरी एंड मॉइस्ट होनी चाहिए और जो आपका बीज है वो अच्छे से अंडर सॉइल हो जाना चाहिए जब आप भी सोइंग ऑफ सीड कर रहे हैं। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनके सीड्स को सैपलिंग निकलने के बाद ट्रांसप्लांट करना होता है। उनका मेथड ही यही होता है, जैसे कि पैडी क्रॉप होती है। पैडी यानी राइस क्रॉप, चावल जो है आपने देखा भी होगा, कुछ लोग अगर विलेज से रिलेटेड हैं तो कि पैडी क्रॉप्स में क्या होता है कि पहले जब सैपलिंग्स निकल आते हैं, प्लांट्स यानी छोटे छोटे से प्लांट्स निकल आते हैं, तो उनको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। और उनको ट्रांसप्लांट करने के लिए कैसी हमें जो है वो बेड चाहिए, प्रिपेयर्ड बेड कैसा होना चाहिए उनका कि वो फ्लडेड विद वाटर होना चाहिए, यानी कि उनकी सॉइल जो है उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो वो फ्लडेड कर लिए जाते हैं फील्ड को और फिर वो सैपलिंग्स को लाकर वहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिससे कि वो एक अच्छी तरीके से उग सके वहाँ पर। तो जब ट्रांसप्लांट करते हैं हम किसी भी क्रॉप के सैपलिंग को, तो उसके कुछ फायदे भी हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये कि आप जो है गुड क्वालिटी का यानी हेल्थी जो है वो सैपलिंग वहाँ से आप चूज करके उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हेल्थी सैपलिंग होगा तो उससे हेल्थी प्लांट बनके तैयार होगा। सेकेंड नंबर, उस सैपलिंग को जो है वो प्रिपेयर्ड बेड मिलता है, यानी कि अच्छे से मैन्योर और कंपोस्ट जो भी उसमें डाला है आपने, अच्छे से सॉइल तैयार करके रखी हुई है, तो वहाँ पे उसको अच्छे से जो एनवायरनमेंट मिलेगा उसको वहाँ पर ग्रो करने के लिए। तो प्रिपेयर्ड बेड जो होता है वो उसके लिए अच्छा रहता है। और थर्ड जो है कि एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर जब उनको लगा दिया जाता है तो उससे उनको न्यूट्रिएंट के लिए, एयर के लिए और सनलाइट के लिए या वाटर के लिए अपने जो साथ वाले प्लांट के साथ कंपीट नहीं करना पड़ता है। तो उनको सबको यूनिफॉर्मली हर चीज़ मिलती है, जिससे कि प्लांट्स की जो ग्रो है वो अच्छी होती है। तो ये सब जो बातें हमें सोइंग ऑफ सीड के साथ ध्यान रखने की है कि इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो करे। अभी तक हम बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के 3 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ सीड एंड नंबर 3, सोन ऑफ सीड। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसीलिए आगे का पार्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर सारे पॉइंट्स हम एक साथ डिस्कस करेंगे यहाँ तो वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है। तो इसीलिए मिलूंगी आपसे इसके पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए कीप स्टडी, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।